आर्च वायर इसे बार बार क्यों बदला जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पेशेंट का जो होता है कि हमने अपने ब्रेसिस को टाइट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, अभी आपने बताया कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की वायर्स होती देखिए, एक दांत है, ठीक है, वो टेढ़े मेढ़े हैं, आपने उसमें एक वायर लगा दी है, तो वायर किस तरीके से उनको सीधा करेगी? एक सवाल आता है ना कि वायर कैसे सीधा करेगी? बेंडिंग है और जो बॉन्डिंग है, ठीक है। जब एक ब्रैकेट को आपने दांत के ऊपर लगाना है तो हम उसको जिस चीज़ के साथ स्टिक करते हैं उसको हम कहते हैं हम इसको बॉन्ड कर दिए। अच्छा, ब्रेसिस में स्टेनिंग वैक्स का क्या फंक्शन? तो अगर कभी पेशेंट ऐसे करता है कि वो केयर नहीं कर पाता और किसी न किसी वजह से उसकी ब्रैकेट टूट गई है या उसकी वायर जो है वो निकल आई है, तो वो उसको हर्ट कर सकती है, वो अल्सर कर सकती है, ज़ख्मी कर सकती है, तो हम एहतियातन तौर पर उनको एक साथ वैक्स दे देते हैं। अच्छा, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 बाइट्स क्या हैं इसके बारे में? सबसे पहले जो है क्लास 1 आ जाती है। क्लास 1 में जो आपकी मोलर्स हैं, हमारे जो मोलर्स हैं, हमें उनका रिलेशनशिप देखना होता है। उनका रिलेशनशिप का ये मतलब है कि जो नीचे वाले दांत हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो ऊपर आके बंद होते हैं। क्या ब्रेसिस जो हैं बगैर सर्जरी के क्लास 3 अंडर बाइट दुरुस्त कर सकते हैं? तो अगर हमारे पास एक बच्चा ऐसा आया है जिसका इशू जो है वो है क्लास 3 में, तो और हम देखते हैं कि इशू इतना ओवरजेट इतना है कि हम कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्शन करके दांतों को पीछे लेके जा सकते हैं, तो हम सबसे पहले बच्चों को वो ऑप्शन देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब साहिबा, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। आज जो हमारा टॉपिक है, पहला हमने पार्ट किया था उस पर हमने एक जनरल डिस्कशन की थी ऑर्थोडोंटिक्स के ऊपर, लेकिन आज हम डीप डिस्कशन करेंगे क्योंकि जिस किस्म की पेचीदगियाँ जो ब्रेसिस के अंदर हैं उनके ऊपर रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, आज का हमारा पहला सवाल है इसी टॉपिक के हवाले से, आर्च वायर इसे बार बार क्यों बदला जाता है? जी, देखिए, आज का जो हमारा पूरी डिस्कशन है वो ब्रेसिस पे चलेगी कि ब्रेसिस बेसिकली हैं क्या। आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ब्रेसिस क्या है और फिर उसके कंपोनेंट्स में आपको बताते हुए, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पेशेंट का जो होता है कि हमने अपने ब्रेसिस को टाइट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी हमारे पास पेशेंट आता है और उसके दांत टेढ़े हैं या उसके दांत जो हैं वो खूबसूरत लुक नहीं दे रहे हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं या अंदर की तरफ हैं, कोई भी वजह है जिसकी वजह से वो उनको ठीक कराना चाहता है और उस केसेस में वो ब्रेसिस की तरफ जाना चाहते हैं। तो ब्रेसिस के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि ब्रेसिस क्या है। दांतों के ऊपर हम मुख्तलिफ चीज़ें लगाते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर ब्रैकेट्स के ऊपर आपकी एक आर्च वायर आती है, ठीक है। आर्च वायर मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। फिर उसको हम ब्रैकेट में होल्ड करने के लिए टाइज लगाते हैं। तो ये सारी असम्बली जो है इसको हम कहते हैं ब्रेसिस। इस ब्रेसिस का मकसद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो वायर हमने दांत में लगाई है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दांतों को सीधा कर देगी। अब एक पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि ब्रेसिस लग गए हैं, अब हमने हर महीने या हर कुछ इस बार डॉक्टर के पास जाना है, वो उस वायर को टाइट करेंगे। तो बेसिकली हम वायर को टाइट नहीं करते, हम लोग आर्च वायर चेंज करते हैं। एक बेसिक जो चीज़ है जो कि उस ब्रैकेट में से गुजर रही है उसे आर्च वायर कहते हैं। कि वो आर्च वायर डिफरेंट टाइप्स की है, हमारे पास नाइट आई भी है, हमारे पास स्टेनलेस स्टील भी है, और भी हमारे पास जो है MTA डिफरेंट टाइप्स की वायर्स आती हैं जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी डिफरेंट फंक्शन है। तो एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये जो आर्च वायर है, जो वायर है जो कि आर्च की फॉर्म में आपके ब्रेसिस में से गुजरती है, बेसिकली उसका मकसद है आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके दांतों को सीधा करना। तो इसको हम कहते हैं ब्रेसिस। और जो डिफरेंट टाइप की वायर है वो डेंटिस्ट जो है वो टाइम टू टाइम अपने मुताबिक चेंज करता रहता है। तो अगर पेशेंट ये समझता है कि एक ही दफ़ा मैंने ब्रैकेट्स लगवा लिए, वायर लगवा ली और मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी खुद ही टाइट होती रहेगी और खुद ही जो दांत हैं वो सीधे होते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। उनको हर कुछ अरसे के बाद हमारे पास आना होता है, हर महीने के बाद वायर को चेंज करने के लिए। अच्छा, अभी आपने बताया कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की वायर्स होती हैं, तो जी, ये क्या पेशेंट के कहने पे आप वो चेंज होती हैं? अब डॉक्टर खुद जो है अपनी उसके ऊपर
चेंज करता है कि हाँ इसको ये वाली वायर लगेगी? नहीं, पेशेंट को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। हम लोग जो हैं, हमें पता है कि हमने पेशेंट के दांत को सीधा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सी वायर लगाते हैं? देखिए, एक दांत है, ठीक है, वो टेढ़े मेढ़े हैं, आपने उसमें एक वायर लगा दी है, तो वायर किस तरीके से उनको सीधा करेगी? एक सवाल आता है ना कि वायर कैसे सीधा करेगी। तो सबसे पहले हम जिस वायर के साथ स्टार्ट करते हैं वो है नाइट आई वायर। नाइट आई वायर जो है निकल टाइटेनियम, उसकी एक मेमोरी है, शेप मेमोरी है कि उसने अपने आप को इस आर्च में रखना है। जब हम उसको दांतों में टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, दांतों में हमने टेढ़े दांतों में इसको लगा दिया, ब्रैकेट्स के थ्रू टाई के साथ हमने फिक्स कर दिया, तो वो वापस अपने आर्च की फॉर्म में जाती है। तो साथ में खींच के दांत को भी सीधा कर लेती है, उसको सीधा करती है। यस। तो शुरू में हम लोग नाइट आई लगाते हैं दांतों को सीधा करने के लिए, और सबसे पहले हम बिल्कुल थिनर वायर से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही पतली, क्योंकि हमने एकदम से शुरू में ही पेशेंट को फोर्स एक्स्ट्रा नहीं दे देनी। उसके साथ क्या होता है कि पेशेंट की रूट्स, जो दांत की रूट्स है ना, वो रिजॉर्प्शन में चली जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग थिनर वायर से थिकर वायर की तरफ जाते हैं, और जब दांत सीधे हो जाते हैं तो फिर हम स्टेनलेस स्टील वायर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें अब हमने दांतों की जो है फाइनल फिनिशिंग वगैरह करनी होती है, या हमने आर्च को थोड़ा एक्सपेंड करना है, उस लिहाज से हम दांतों को सीधा करते हैं। अच्छा, बेंडिंग और बाइंडिंग में क्या फ़र्क है? बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्रेसिस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ब्रेसिस कॉम्बिनेशन है ब्रैकेट्स का, वायर का, टाइज का, चेन्स का, और डिफरेंट हम जो चीज़ें उसके ऊपर लगाते हैं, तो ये एज अ होल इसे कहते हैं ब्रेसिस। लेकिन जो बेंडिंग है और जो बॉन्डिंग है, ठीक है, जब एक ब्रैकेट को आपने दांत के ऊपर लगाना है, तो हम उसको जिस चीज़ के साथ स्टिक करते हैं उसको हम कहते हैं हम इसको बॉन्ड कर दिए, ठीक है। और अगर आप पीछे वाले मोलर्स पे कोई मटेरियल लगाते हैं, हम उनको कहते हैं बैंड्स, ठीक है, वो हम एक्स्ट्रा जो है फोर्स देने के लिए, एंकरेज देने के लिए हम लगाते हैं। हालांकि हम बैंडिंग, हमारे पास मोलर्स वो होती हैं ब्रैकेट्स, वो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन सम टाइम हमें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होती है, तो हम वहाँ पे बैंड्स लगाते हैं। तो कोई चीज़ दांत के ऊपर पेस्ट करना, इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग, और जो हम बैंड्स लगाते हैं मोलर्स पर, उसको हम कहते हैं बैंड्स। ये ब्रेसिस के सारे कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, ब्रेसिस में चेन्स का क्या किरदार? देखिए, अभी वही मैंने पहले भी बताया आपको कि ब्रेसिस में ये नहीं होगा कि मैंने सिर्फ जो ब्रैकेट्स हैं वो आपकी दांतों के ऊपर स्टिक कर दी, काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। कोई एक कंपोनेंट भी अगर ब्रेसिस का नहीं पूरा होगा तो ब्रेसिस काम नहीं करेंगे। हमने बैंड्स लगा दिए, हमने उसके ऊपर वायर लगा दी, लेकिन अगर वो वायर उस ब्रैकेट के साथ अटैच ही नहीं होगी तो वो कैसे काम करेंगी? तो वायर्स हमने उस ब्रैकेट्स में से गुजार ली, फिर हम उनको टाइज के थ्रू फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरी असेंबली बन जाती है। तो इस लिहाज से वो दांतों को खींचते हैं। इसी तरीके से कुछ हमारे पास चेन्स होती हैं जिनको हम पावर चेन्स कहते हैं, वो हम जो है वक्त के साथ साथ, जब हमें पता होता है कि दांत अब सीधे हो गए हैं, अब हमें कुछ गैप्स क्लोज करने हैं, या फिर कुछ दांतों को खींच के आगे लेकर आना है, या हमें कुछ भी डिफरेंट उसमें चेंजेस करनी है, तो उसमें फिर हम जो है ना पावर चेंज देते हैं। वो ज़्यादा फोर्सफुल होती हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, तो वो एज अ होल जो है ना दांतों को ये चीज़ें जो हमें फिनिशिंग हमने करनी होती है, उसमें जो है ना इसका रोल होता है। अच्छा, ब्रेसिस में स्टेनिंग वैक्स का क्या फंक्शन? ब्रेसिस के जो पेशेंट हैं, देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ों की हम लिमिटेशन उनको कर देते हैं कि आपने कुछ भी खाना है तो उसका ख्याल रखना है, आपने एप्पल की बिग बाइट नहीं लेनी, आपने जो पिज़्ज़ा वगैरह है, बर्गर की बिग बाइट नहीं लेनी, आपने जो है गाजर वगैरह खानी है उसको आगे से बाइट नहीं करना। तो अगर कभी पेशेंट ऐसे करता है कि वो केयर नहीं कर पाता और किसी न किसी वजह से उसकी ब्रैकेट टूट गई है या उसकी वायर जो है वो निकल आई है, तो वो उसको हर्ट कर सकती है, वो अल्सर कर सकती है, ज़ख्मी कर सकती है, तो हम एहतियातन तौर पर उनको एक साथ वैक्स दे देते हैं। वैक्स का क्या काम होता है, अगर कहीं से भी कोई चीज़ इच कर रही है, तंग कर रही है, वहाँ पर पेशेंट वो वैक्स लगा देंगे और फिर वो हमारे पास नेक्स्ट विजिट में आ जाएंगे, और या उसी टाइम थोड़ी देर बाद जैसे भी टाइम फिजिबल होता है, कम सम टाइम रात को इशू हो जाता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, तो फिर नेक्स्ट डे वो आते हैं, या सम टाइम थोड़ी देर बाद उनके पास टाइम होता है वो आ जाते हैं, तो वो फिर हम वैक्स उतार के वो इशू जो होता है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो है हम पेशेंट को कलरफुल भी लाइक पिंक कलर की हम दे देंगे, इसलिए देते हैं ताकि बच्चा अगर ऐसी जगह पर है कि एस्थेटिकली वो चाहता है कि किसी को पता ना चले, तो वो गम के साथ जो है ना बिल्कुल वो मिल जाता है, पता नहीं चलता कि कुछ लगा हुआ है।
तो वो हम उस लिहाज सेम कलर बना देते हैं। यस, इसलिए हम उसको स्टेन वैक्सीन को कहते हैं कि हमने उसमें कोई ना कोई ऐसा कलर ऐड कर दिया है कि वो आपके गम के साथ जो है ना कैमोफ्लेज कर गया, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। अच्छा, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 बाइट्स क्या हैं, इसके बारे में बताइए। जी ठीक है, देखिए अब हमारे पास डिफरेंट पेशेंट है, तो अपनी आसानी के लिए कि हम लोगों ने पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, हम उनको डिफरेंट क्लासेस में जो है डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले जो है क्लास 1 आ जाती है। क्लास 1 में जो आपके मोलर्स हैं, हमारे जो मोलर्स हैं, हमें उनका रिलेशनशिप देखना होता है। उनका रिलेशनशिप का ये मतलब है कि जो नीचे वाले दांत हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो ऊपर आके बंद होते हैं। तो हमने बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोगों को देखा, और जो नॉर्मल मतलब मेजॉरिटी ऑफ नॉर्मल लोगों में जो था उसको हमने क्लास 1 कर दिया, कि जिसमें आपका जो लोअर वाला मोलर है, वो अपर का जो मोलर है उसमें उसका जो है ना मीजियल कस्प है ना, उसके हम इसमें मोलर रिलेशनशिप देखते हैं कि जो नीचे वाला मोलर है ना, वो ऊपर वाले मोलर से थोड़ा सा आगे आके बंद होगा। मैं लोगों को आसानी के लिए ये इसलिए बता रही हूँ ताकि उनको ये समझ आ जाए। उस रिलेशनशिप में हम इसे कहते हैं क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप। इसमें यह है कि आपका मोलर रिलेशनशिप तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, फंक्शन उसका ठीक है, वो बच्चे अच्छे से खाना खा रहे हैं, लेकिन आगे वाले जो दांत हैं, आपके जो फ्रंट के दांत हैं, या तो वो बहुत आगे की तरफ निकले हुए हैं, या वो बहुत अंदर की तरफ हैं, या नीचे वाले दांत इतने ज़्यादा क्राउडेड हैं, ऊपर वाले दांत इतने ज़्यादा क्राउडेड हैं। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये है तो क्लास 1 रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल नहीं है, इसमें आगे कुछ ना कुछ मसला है। क्लास 2 में क्या आता है कि मोलर रिलेशनशिप ही ख़राब है। आपका जो ऊपर वाला मोलर है ना, वो जो है वो नीचे वाले मोलर से आगे आके बंद हो रहा है, और आपका पूरा का पूरा जॉ जो है वो आगे आके बंद हो रहा है। तो इसे हम क्लास 2 मोलर हम ये कहेंगे मोलर इक्लूजन। और अगर आप क्लास 3 की बात करें तो उसमें क्या होता है कि ऊपर वाला जो किसी न किसी वजह से ग्रो नहीं कर पाता, या नीचे वाला जो ज़्यादा ग्रो कर गया है, तो नीचे वाला जो आपका मोलर है ना, वो आपके जो अपर वाले मोलर से उससे बहुत ज़्यादा आगे आके बंद होगा, कि पूरा का पूरा आगे आके बंद होगा। जी बिल्कुल, वो पूरा का पूरा दांत आ गया। मतलब हमने एक नॉर्मल रिलेशनशिप रखा है ना, कि नीचे वाले मोलर को ऊपर वाले मोलर के इस एरिया में बंद होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो बंद नहीं हो रहा। उसका जो नीचे वाला का उसका मीजियल ऊपर वाले का जो मीजियल कस्प है ना, वो नीचे वाले के फोसा में जाके बंद होना चाहिए, लेकिन वो पूरा आगे चला गया, और उनके ऊपर वाले के मीजियल नीचे वाले के डिस्टल में बंद हो रहा है। तो हम इसको क्लास 3 कहते हैं। तो इस लिहाज में जो है आपका जो लोअर जॉ होता है वो बहुत ज़्यादा आगे आके बंद करता है, और जो ऊपर वाले दांत होते हैं वो बहुत पीछे बंद करते हैं। इस केस में हम कहते हैं कि ये क्लास 3 जो है मोलर इक्लूजन। अच्छा, कभी कभार जो है ना वो ऑर्थोडोंटिस्ट कभी कभार ऐसा होता है कि हेड गियर क्यों इस्तेमाल करता है, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए अभी इसी तरीके से अब हमने देखा हमारे पास पेशेंट आ गए हैं, हमने उनको देख लिया ये क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। अब हमारे पास एक पेशेंट ऐसा आ गया है कि उसका जो इशू है ना वो क्लास 2 में लाई करता है। क्लास 2 मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऊपर वाला जो है वो आगे आ गया बहुत ज़्यादा, नीचे वाला जो पीछे रह गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने 2 तरीके से देखना है, वेदर कि बच्चा अभी किस एज में है। बच्चा इस एज में है कि अभी उसकी ग्रोथ है, और हम इस मैक्सिला को जो ऊपर वाला है उसकी ग्रोथ को ज़रा पीछे कर लें, ठीक है। दूसरा ये है कि बच्चे अगर एडल्ट हो चुके हैं और उसकी ग्रोथ ख़त्म हो चुकी है, फिर तो फॉर श्योर या तो हम कैमोफ्लेज की तरफ जाते हैं, अगर हमें लगे कि हम कोई ना कोई दांत निकाल के दांत पीछे ले जाएंगे और उससे अच्छी फेस हो जाएगी, अच्छा बच्चे का स्ट्रक्चर हो जाए, उस ऑप्शन में चले जाएंगे। या तो हम ये देखेंगे कि बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये एडल्ट के लिए। तो जो हमारे पास बच्चे आते हैं उसमें हम जो है उनको जो हेड गियर हैं वो देते हैं। हेड गियर में क्या होता है कि आपके जो मोलर्स होते हैं उसके ऊपर हम बैंड्स लगाते हैं, और एक ट्यूब में जो है हम हेड गियर की जो है वो ट्यूब्स लगाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, आपके मोलर को डिस्टलाइज करता है, पीछे की तरफ ले जाता है, ठीक है। फिर हम ब्रेसेस लगा के बाकी दांतों को भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले जाते हैं। तो इसमें जो है उसका जो है जॉ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है, और हम पेशेंट के दांतों को ठीक कर लेते हैं। ये अभी सर्जरी की बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड है, क्या ब्रेसेस जो हैं बगैर सर्जरी के क्लास 3 अंडर बाइट दुरुस्त कर सकते हैं? देखिए, हर चीज़ से डिपेंड करता है कि सिवियरिटी कितनी है और बच्चा किस एज पर आया है। अगर तो बच्चा इस एज पे हमारे पास आया है जिसमें हम उसकी जो है ग्रोथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लाइक लोअर जॉ की अगर हम बात करें ना, तो उसमें ना आप ग्रोथ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो उसमें हम ज़्यादातर कैमोफ्लेज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक बच्चा ऐसा है जिसका इशू जो है वो है क्लास 3 में, तो और हम देखते हैं कि इशू इतना ओवरजेट इतना है कि हम कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्शन करके दांतों को पीछे लेके जा सकते हैं, तो हम सबसे पहले बच्चों को वो ऑप्शन देते हैं। लेकिन अगर उसका इशू इतना है कि वो जॉ सर्जरी की तरफ ही है, तो फिर हमें जो है उसमें कुछ ना कुछ
हड्डी को तोड़कर और दांतों को पीछे लेके जाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए एक्सपेंडर क्या है और कुछ मरीजों को इम्प्लांट सपोर्टेड एक्सपेंडर की ज़रूरत क्यों होती है? अब हमारे पास एक पेशेंट आया, ठीक है, बचपन में उसको थम सकिंग की हैबिट थी, अंगूठा चूसने की हैबिट थी, या तो उसने बहुत लंबी अरसा फीडर पिया, या तो उसने जो है पेसिफायर निपल जिसे कहते हैं वो उसने बहुत अरसा यूज़ किया। तो उसकी वजह से जो उनकी पैलेट है ना वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है और आर्च बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड, मतलब ये आर्च है ना तो वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो उस केसेस में हम लोग कुछ एक्सपेंडर्स देते हैं। अब एक्सपेंडर दो तरह के हैं। नंबर 1, अगर एक पेशेंट हमारे पास आया है एडल्ट एज में, तो उस केस में और हम एक्सपेंडर देते हैं, और एक चाइल्ड हमारे पास आया जिसमें अभी उसके पास ग्रोथ का फैक्टर मौजूद है तो उसमें हम और एक्सपेंडर देते हैं। अगर तो हमारे पास चाइल्ड आया तो उसमें हम उनको पैलेटल एक्सपेंडर देते हैं, जिसमें नॉर्मल जो है हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपने ये हफ्ते में 2 दफ़ा की को जो है आपने अपने एक्सपेंडर को एक्टिवेट करना है। थोड़ा सा एक्सपेंडर ऊपर होता है और वो जो है ना उनकी जो ऊपर पैलेटल की जो बोन्स है ना फ्यूज़ हो चुकी होती हैं, वो थोड़ा थोड़ा उसको खोलती हैं और न्यू बोन उसमें डिपॉजिट होती है और आपकी आर्च जो है एक्सपेंड कर जाती है। तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंडर। लेकिन जैसे कि बड़े बच्चे आते हैं उनमें हमारे पास ग्रोथ का फैक्टर नहीं होता और उनकी कंस्ट्रिक्टेड आर्च होती है, तो वो सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते, तो उसमें हम थोड़ी सी ग्रोथ करते हैं, तो वो हम फिर करते हैं इम्प्लांट्स के थ्रू। हम इम्प्लांट्स देते हैं, आपके पैलेटल एरिया में 4 इम्प्लांट्स देते हैं और उसी के साथ हम एक्सपेंडर को लगा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम की को जो है वो ओपन करते हैं। और उसमें ये होता है कि बजाय ये कि जो दूसरा एक्सपेंडर है जिसमें दांतों से उसने सपोर्ट ली होती है और वो आर्च को एक्सपेंड कर रहा होता है, दांतों के ऊपर पूरा जोर होता है, ये जो है आपके इम्प्लांट से एंकरेज लेकर सपोर्ट लेकर और आपकी आर्च को ओपन करते हैं। तो एक तो ये है। फिर तीसरा जो ऑप्शन रह जाता है वो है सर्जरी, कि सर्जरी के थ्रू जो है आप जो है एक्सपेंशन कराएं। तो इसको हम कहते हैं कि एक्सपेंडर हम पेशेंट में यूज़ करते हैं जहाँ भी हमें स्पेस चाहिए हो, दांत बहुत ज़्यादा क्राउडेड हों, या फिर हमारे पास आर्च बहुत ज़्यादा क्रॉस बाइट में है, सीजर बाइट में है, पेशेंट च्यू नहीं कर पा रहा है, उसके एस्थेटिक इशू हैं, लाइक जैसे अगर क्राउडिंग है और हमारे पास स्पेस नहीं है बिल्कुल भी आर्च में और वो एक्सट्रैक्शन की तरफ भी नहीं जाना चाह रहा, तो हम उसमें एक्सपेंडर लगा के जगह बना लेते हैं। या तो पेशेंट का इशू ही ऐसे है कि नीचे वाली आर्च बिल्कुल सही ग्रो की है, ऊपर वाली आर्च कंस्ट्रिक्टेड है, फिर एक्सपेंडर लगा के हम क्रॉस बाइट को ठीक कर लेते हैं। तो इन केसेस में जो है हम एक्सपेंडर की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा एक और सवाल है कि ये टेम्परेरी एंगरी डिवाइसेस जो होती हैं ये क्या होती हैं? देखिए एक पेशेंट है, ठीक है, उसके जो दांत हैं वो क्लास 1 में हैं, क्लास 2 में हैं, क्लास 3 में हैं, जैसे क्लास 2 में है और क्लास 3 में है, तो उसमें जो है हमें पेशेंट के दांतों को या तो खींच के अंदर की तरफ लेके जाना है, या कुछ दांतों को हम खींच के बाहर की तरफ लेके जाते हैं, या तो हमारे पास कुछ स्पेसेस हैं उसको क्लोज़ करने, तो उनको क्लोज़ करना है, तो उन सब के लिए हम एक छोटा सा स्क्रू होता है वो हड्डी में लगा देते हैं, ठीक है। उससे जो है एडिशनल एंकरेज मिल जाती है उन इलास्टिक्स को, और उनमें मतलब कि जो हमारा काम है और अच्छे तरीके से होता है। हम फिर उनकी मदद से, टीडीएस की मदद से इलास्टिक्स लगा के, या फिर हम लोग कोई एक ऐसा दांत है, कैनाइन है, इम्पैक्टेड है और हमें अच्छी खासी उसमें फोर्स चाहिए, इतनी फोर्स नहीं है कि दांत जो हैं वो उसको खींच के ला सकें, तो हम एक एक्स्ट्रा जो है स्क्रू कर देते हैं जिससे हमें एक्स्ट्रा जो है फोर्स मिलती है, तो वो निकालने में इजी हो जाता है। तो जो स्क्रू है वो परमानेंट होता है या टेम्परेरी? वो बिल्कुल टेम्परेरी होता है और वो लगता भी हड्डी में। 2 दांतों की रूट्स को आइडेंटिफाई करके उनकी हड्डी के दरमियान में हम लगाते हैं, और जब उस दांत का उस एंकरेज का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर हम उसको निकाल देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा मोलर डिजिटलाइजेशन कैसे काम करता है? मोलर डिजिटलाइजेशन, अब एक पेशेंट है वो हमारे पास आया है, उसके जो दांत हैं वो बहुत बाहर की तरफ हैं और हम चाहते हैं कि वो दांत जो हैं थोड़े पीछे की तरफ। डिजिटलाइजेशन का मतलब ये है कि हम दांतों को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। यस, तो मैंने जैसे आपको बताया हेड गियर के थ्रू वो हम पीछे से लगा लेते हैं और वो हम ट्यूब्स लगाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल कर देते हैं, डिजिटलाइजेशन कर देते हैं दांतों की। या फिर सम टाइम हम इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास स्पेस है तो हम जो है वो ब्रेसेस लगा के दांत उनकी डिजिटलाइजेशन कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप दांतों को पीछे लेके जा रहे हैं और अपने दांतों को एस्थेटिकली और फंक्शनली अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ब्रेसिस में इलास्टिक का क्या किरदार होता है?
बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेसेस में। अब देखिए हमने सारे जो पेशेंट है ना उनके हमने दांत बिल्कुल ठीक कर दिए हैं। लाइक कोई एक पेशेंट है वो हमारे पास ओपन बाइट के साथ आया, आपने उसके दांत बिल्कुल सारे सीधे कर दिए लेकिन मुंह बंद नहीं हो रहा, तो आपने अब इलास्टिक्स देने, तो इलास्टिक क्या करते हैं, स्लोली 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 उन दांतों को बंद कर देता है, उनमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स ऐड हो जाती है। अब ब्रेसेस, आर्च वायर सब अपना ब्रैकेट्स, आर्च वायर मिलके ब्रेसेस, उसके बाद आपकी पावर चेन सब काम कर रही हैं, लेकिन दांतों को आपने पोजीशन में, फंक्शन में लेकर आना है, तो उसको हम डिफरेंट एंगल्स में हम इलास्टिक्स देते हैं। हम स्क्वायर इलास्टिक्स देते हैं, रेक्टेंगुलर इलास्टिक्स देते हैं, जिगजैग इलास्टिक देते हैं। कुछ लोगों का डायस्ट्रीमा अगर ठीक नहीं है तो उसको सेट करने के लिए हम इलास्टिक्स देते हैं। कुछ लोगों की बिल्कुल परफेक्ट स्पाइल होगी लेकिन ओपन स्पेसेस थोड़ी सी रहेगी, उनको क्लोज करने के लिए के वाले से बिल्कुल हर कंडीशन के लिहाज से डिफरेंट पावर का और डिफरेंट स्टाइल का हम इलास्टिक देते हैं। दांत बहुत आगे हैं, उनको पीछे खींचने के लिए हम TDS लगा के भी और विदाउट TDS भी हम जो है ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके भी हम डिफरेंट क्लास 1 क्लास 2 इलास्टिक देके पेशेंट के दांतों को सीधा करते हैं। तो ये इलास्टिक्स हैं। क्या ब्रेसिस दांतों की भीड़ को दांत निकाले बगैर दुरुस्त किया जा सकता है? जैसे क्राउडेड होते हैं दांत तो उनको उसके बगैर निकाला जा सकता है? देखिए टोटली डिपेंड करता है। जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसका जो है डिफरेंट स्टडीज़ लेते हैं, हम OPG लेते हैं, हम उसकी जो है बहुत ज़्यादा स्फीयर क्राउडेड हो तो हम उसकी जो है स्टडी मॉडल्स बनाते हैं। फिर उसमें हम एक एक दांत की जो है ना मेसोडिस्टल विड्थ लेते हैं, उसको ऐड ऑन करते हैं, पूरी आर्च की हम जो हमारे पास स्पेस है उसको ऐड ऑन करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी जगह है, वेदर विदाउट एक्सट्रैक्शन और अपने सारे जितने भी टूल्स हैं हम उसको इस्तेमाल करके इतनी स्पेस दे सकते हैं कि विदाउट एक्सट्रैक्शन और सिंपल IPR हम कर लें, हम एक्सपेंडर लगा लें, हम आर्च वायर से इसको एक्सपेंड कर लें, उससे पॉसिबल है तो 100% विदाउट एक्सट्रैक्शन हम जाते हैं। लेकिन अगर कोई केसेस बहुत ज़्यादा स्वेयर हों और ग्रोथ भी फैक्टर भी आपका जा चुका हो और हम उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन ना दे सकते हो पेशेंट को और हर चीज़ करने के बावजूद भी हमारे पास स्पेस कम है, तो उस केसेस में हम फिर एक्सट्रैक्शन का ऑप्शन लेते हैं। उस केसेस में आप जी, ये केस टू केस वेरी करता है और ये हम हर पेशेंट की स्टडी पे बताते हैं कि आपका हम किस लिहाज से चलेंगे। अच्छा, ओपन बाइट क्या है और इसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? ओपन बाइट का ये मतलब है कि जो आपके पीछे वाले दांत हो सकते हैं बिल्कुल ठीक हों, मतलब मोलर जो है आपका रिलेशनशिप वो क्लास 1 में हो कि 9 का रिलेशनशिप क्लास 1 में हो, पेशेंट बिल्कुल ठीक सही खा रहा है लेकिन आगे वाले दांत बंद नहीं हो रहे। अब आगे वाले दांत किस वजह से बंद नहीं हो रहे, इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। पेशेंट जो था उसको हर वक्त जो है ना ज़ुबान बाहर रखने की आदत थी, मतलब अपनी ज़ुबान से वो आगे वाले दांतों को फुल प्रेशर देता था, जिसकी वजह से आगे वाले दांत थोड़े ऊपर चले जाते हैं, नीचे वाले दांत भी, और एक ओपन विंडो बन जाती है, ओपन बाइट उसे कहते हैं। या तो पेशेंट को ज़्यादा थंब सकिंग की हैबिट थी, उस वजह से भी उसकी ओपन बाइट हो जाती है, या बहुत ज़्यादा उसको मुंह खोल के सांस लेने की आदत थी, उससे भी ओपन बाइट हो जाती है। तो इस केसेस में जो है हम पेशेंट को जो है दांत सारे सीधे करने के बाद अगर इतनी हो कि हम उसको ब्रेसिस के साथ इलास्टिक्स देते हैं, इलास्टिक्स वही अपना काम करते हैं, आहिस्ता 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 ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले दांतों के साथ आके बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है हम दांतों के पीछे जो है कुछ टर्बोज भी देते हैं ताकि वो पेशेंट की जो बार बार ज़ुबान दांतों पे लगने की आदत है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि आप दांत सीधे कर लें और कॉज को रिमूव नहीं करेंगे तो दांत जब आप सीधे कर लेंगे तो वो वापस भी रिवर्ट बैक हो सकते हैं। तो हैबिट ब्रेक करना भी बहुत ज़रूरी है, प्लस में साथ में अपने दांतों को भी सीधा करना है। तो दांतों के पीछे एक हम रफ सी चीज़ दे देते हैं जिससे अगर वो दांतों को टच करता है तो अपनी ज़ुबान को वापस ले जाता है। या बार बार थंब सकिंग की हैबिट है तो वो जब करेगा उसे चुभेगी तो वो नहीं करेगा। तो ये हम कुछ चीज़ें करते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा आदत है बच्चों में ना, तो ये किस उम्र तक चलती है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, दांत काफ़ी इससे बिल्कुल शेप चेंज हो जाती है। ये जो है ना, ये तो पेरेंट्स को फ़ौरन डिस्करेज करना चाहिए, फ़ौरन से। बच्चा अगर स्टार्ट करे तो बार बार निकालें, डांटे चाहे उसको, क्योंकि कुछ लोगों की तो लाइफ टाइम की हैबिट बन जाती है ये। और पेशेंट अगर इस तरह करता रहेगा 2-3-4 सालों में उसके दांत खराब हो जाते हैं। तो इसको बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकता तो वही बात है, हमारे पास आए, हम आपको बच्चों के लिए रिमूवेबल अप्लाइंसेस बना के देते हैं, हैबिट ब्रेकर अप्लाइंसेस होती हैं, ताकि पेशेंट जो फिर जब वो हैबिट ब्रेकर अप्लाइंसेस हम लगा लेते हैं तो जब बच्चा थंब सक करने की कोशिश करते हैं तो उसे वो मज़ा नहीं आता, तो वो ऐसा ऐसा उसकी हैबिट छूट जाती है। अच्छा, ऑर्थोडोंटिस्ट डीप बाइट और ओवर बाइट को कैसे बंद करते हैं? देखिए, जो डीप बाइट है ना, उसका क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि है किस तरह की। आगे वाले दांत नीचे वाले दांतों को कितना छुपा रहे हैं। दांतों का एक अपना एक जो है ना रिलेशनशिप होता है कि इधर तक आके बंद होने चाहिए, थोड़े से नीचे वाले नज़र आएँ, ऊपर वाले जो हैं वो अपने एक एंगल पे आके बंद हो। लेकिन अगर ऊपर वाले दांत
70%, 80% या कम्प्लीटली 100% नीचे वाले दांतों को छुपा रहे हैं, जिसका मतलब है डीप बाइट है। अब डीप बाइट को देखिए हमने डिफरेंट तरीक़ों से ठीक करना है। नंबर 1, या तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले दांत हैं उनको हम अंदर की तरफ धकेल दें, इंट्रूजन इसको कहते हैं, तो उसमें नीचे वाले दांत विजिबल हो जाएंगे। नंबर 2 ये है कि हम पीछे जो है कुछ टर्बोस दे दें और हम मोलर्स को परमिशन दें कि थोड़ा और निकलो बाहर। जब मोलर थोड़े और ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे गैप आएगा, आगे वाले दांतों में गैप बन जाएगा। इस तरीके से जो है हम ये डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करके हम डीप बाइट को करेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर हो तो वो फिर सर्जरी की तरफ हमें जाना पड़ता है, लेकिन ये कुछ है। और जो ओवर बाइट है वो अब डिपेंड करता है कि आपके जो पेशेंट हैं उसके दांत कितने हैं बाहर हैं। अगर तो इतने हैं कि हम ब्रेसिस के साथ और इलास्टिक्स के साथ उसको ठीक कर सकते हैं तो हम वो यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें ये लगता है कि पेशेंट की सर्जरी से ठीक होगा तो फिर वो हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, मरीज़ को ब्रेसिस के साथ ऑर्थोग्नास्टिक सर्जरी कब करनी पड़ती है? ऑर्थोगोनैक्टिव सर्जरी उन केसेस में करनी पड़ती है जहाँ पर आपका जो ओवर जेट है या अंडर बाइट है, ओवर बाइट है, वो इतनी ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आप उसको ना तो एक्सट्रैक्शन के थ्रू छुपा सकते हैं, ना आप उसको किसी और तरीके से कैमोफ्लेज कर सकते हैं। मतलब कि जॉ ही इतना ज़्यादा ग्रो करके आगे चला गया है और हम उसको फजूल में पेशेंट से ये कहें कि आपके दांत हम निकाल के ठीक कर देंगे, उसमें पॉसिबल नहीं। तो उस केस में या तो मैक्सिला या मैंडिबल जिसमें इशू है, या तो समटाइम हम मैक्सिला को तोड़कर आगे खींच के ले आते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट की खूबसूरती आ जाए, या समटाइम हम मैंडिबल का जो पार्ट है वो कुछ तोड़ के मैंडिबल को पीछे ले जाते हैं। वो टोटली पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। समटाइम पेशेंट के दांत बिल्कुल ठीक होते हैं, चिन बहुत निकली होती है, फिर उसकी हम सर्जरी करते हैं ताकि एक अच्छी खूबसूरत सिमेट्री आ जाए, या फिर अगर मेल हैं तो वो दाढ़ी रख के इसको छुपा सकते हैं, कैमोफ्लेज कर सकते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, हमने देखना है कि हम कैसे ये डिसाइड करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ब्रेसिस के बाद रिटेनर्स इतने अहम क्यों हो जाते हैं? बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक दांत है, देखें, वो आप किसी न किसी वजह से टेढ़ा है, किसी ना किसी वजह से टेढ़ा है। या तो आपकी मुंह में आपकी ज़ुबान का इतना ज़्यादा प्रेशर है, या तो आपकी चीक्स का इतना ज़्यादा प्रेशर है, या तो आपकी जो है वो दांत इतने ज़्यादा टेढ़े हैं। तो उस वजह से जो है हम दांतों को लेकर गए हैं एक न्यू पोजीशन में। और दांतों की ये एक खसूसियत है कि उसकी भी मेमोरी होती है, वो अगर आप उसको उधर रिटेन नहीं रखेंगे ना तो वो वापस अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे। अच्छा। तो इसीलिए ब्रेसिस का पूरा ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करने के बाद अगर पेशेंट रिटेनर नहीं लगाता तो उसके दांत वापस चले जाएंगे। तो ये रिटेनर एक लंबी कमिटमेंट है। रिटेनर पेशेंट पे डिपेंड करता है, या तो रिमूवेबल लगाए या तो फिक्स लगाए। नहीं लगाएगा तो पेशेंट के दांत वापस चले जाते हैं। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन फिर आ गया कि फिक्स्ड और रिमूवेबल जो है रिटेनर्स में क्या फ़र्क है? फिक्स रिटेनर ये होते हैं कि पेशेंट को बार बार इस मुशक्क़त से हम बचा लेते हैं कि वो उतारे लगाए। उसमें हम दांतों के पीछे जो है एक वायर लगा देते हैं और वो दांत जो है वो नज़र भी नहीं आती और फिक्स्ड होती है। और जो रिमूवेबल है उसमें ये होता है कि एक हम उनको एक ट्रे रेडी करके देते हैं ट्रांसपेरेंट, जो कि उन्होंने शुरू में 12 महीने जो है वो उन्होंने परमानेंट लगानी होती है हर वक्त। उसके बाद जो है हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने काफ़ी सालों के लिए रात को लगाना है। तो ये इसमें हो सकता है पेशेंट भूल जाए, गुम जाएं, तो उसमें इशू ये आ सकता है, टूट जाएं। लेकिन जो परमानेंट रिटेनर है उसमें भी अगर पेशेंट वही बात है बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाएगा वो भी टूट सकता है, एक डेलिकेट चीज़ होती है। तो बेहतर यही है कि बस एक दफ़ा ब्रेसिस करा के आप भूल ना जाएं डॉक्टर को। आप हर कुछ अर्से बाद आके अपना चेकअप फॉलोअप करते रहें कि मेरे रिटेनर ठीक है, मेरे दांत ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ सिवियरिटी से जाने से पहले ही उसको देख लिया जाए। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या रिटेनर्स नाकाम भी हो सकते हैं? रिटेनर उस सेंस में नाकाम हो सकते हैं कि अगर डॉक्टर आपको जिस तरीके से गाइड करे उस लिहाज से आप उसको यूज़ ना करें तो 100% आपके दांत रिवर्ट बैक हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कुछ सवालात हैं नाज़रीन के, तो मैं चाहूँगा कि उनको भी उनके जवाब मिलने चाहिए। कनाडा में आर्थोडोंटिस्ट पेचीदा केसेस के लिए इलाइनर्स की बजाय अभी भी मेटल ब्रेसिस क्यों तजवीज़ करते हैं? देखिए, जो ब्रेसिस है ना, मैंने आपको पहले बताया वो बहुत ज़्यादा वाइड जो वैरायटी है ना उसको कवर कर रहे होते हैं। नो डाउट अलाइनर्स के साथ भी हम बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट्स और इतनी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं जिससे पेशेंट डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसी वजह से ब्रेसिस बेस्ट हैं।
क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स केस को भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो इसलिए ब्रेसेस को प्रेफर किया जाता है। इम्पैक्टेड दांत हों, आपकी बहुत ज़्यादा क्राउडेड हों, आपको एक्सपेंशन की ज़रूरत हो, तो इस केसेस में ब्रेसेस ज़रूर हम रिकमेंड ही ब्रेसेस करते हैं। मिडल ईस्ट में क्या इम्प्लांट सपोर्टेड एक्सपेंडर महफूज हैं? जी बिल्कुल, हर एक इंसान के लिए जिनको हम ये टेस्ट करें कि उनको कोई एलर्जी नहीं है किसी मटेरियल से और उनकी एज इस चीज़ को जो है वो इजाज़त दे रही है, तो बिल्कुल सेफ़ है उनके लिए। अच्छा, ये फिर एशिया के अंदर क्या ये टेम्परेरी एंकरेज जो डिवाइसेस हैं ये तकलीफ दें हैं? देखिए, कोई ब्रेसेस इटसेल्फ भी अगर उसको प्रॉपर आप केयर नहीं करेंगे तो वो पेनफुल हो सकता है। ये जो छोटी-छोटी हम एंकरेज वगैरह लगाते हैं, ये टेम्परेरी आपको पेन देती है, इस कदर शदीद दर्द वाली चीज़ें नहीं है। ये कंप्लाइन है, ईज़िली आप इसके साथ ट्रीटमेंट ले सकते कर हैं। सकते हैं? जी बिल्कुल। यूरोप में क्या बालियों के ऑर्थोडोंटिक्स ओपन बाइट को बगैर सर्जरी दुरुस्त कर सकती हैं? डिपेंड करता है पेशेंट की ओपन बाइट कितनी है, कितने है। हम और जो ओपन बाइट है हम उसको ब्रेसिस से ठीक कर सकते हैं, या तो इतनी ज़्यादा है कि हमें सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम देखेंगे 100% हर दुनिया के हर पेशेंट पे हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपके जो क्लिनिक के अंदर जो भी पेचीदा किस्म के डिफ़िकल्ट किस्म के जो केसेस होते हैं, ऑब्वियसली आप उनको टैकल करती हैं उनको। क्या ऐसे भी कोई हैं जो केसेस जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगी कि ये हमारे साथ जो केसेस थे हमने उनको इस तरीके से ओवरकम किया? जी बिल्कुल, हमारे पास तो डेली की बेसिस पे बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी एक रिसेंटली केस था जो कि कंप्लीट हुआ है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। एक हमारे पास पेशेंट आया था जो कि 14 साल का था और फीमेल थी वो, और उनके क्या इशू था कि उनके जो दांत थे वो एक तो नंबर 1 उनका जो मोलर रिलेशनशिप था वो क्लास 2 में था। क्लास 2 का यही मतलब है कि उसके जो मोलर थे वो भी सही बाइट में नहीं थे, प्लस जो उनके आगे वाले उनके इंसाइज़र थे वो बहुत ज़्यादा प्रिक्लाइन थे। तो क्योंकि हमारे पास अभी ग्रोथ फैक्टर मौजूद था, तो हमने इस केस में उनकी जो स्टडी प्लान की थी उसमें हम लोग विदाउट एक्सट्रैक्शन, विदाउट सर्जरी हम गए और हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने पेशेंट के दांतों पे सारे ब्रैकेट्स लगा दिए, आर्चवाइड लगा दी और हमने बैंड्स लगा दिए, और फिर हमने हेड गियर की मदद से पेशेंट के जो मोलर्स थे हमने उसको डिस्टलाइज किया। मोलर्स को हम पीछे लेकर आए और जो हमने ब्रेसेस लगाए थे वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आपके आपके जो फ्रंट के इंसाइज़र थे जो प्रीक्लाइंट थे उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीधा करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, कोई भी हम केस स्टार्ट करते हैं तो हम उसको जो है स्लोली आराम से हम करते हैं। पेशेंट क्योंकि स्कूल गोइंग भी थी और उसकी हैबिट इस तरह की थी कि पेशेंट जो है वो शाय फील करते हैं कि अगर हम उनको कोई ऐसी अप्लाइंस दें कि वो अपनी सोशल सर्कल में जाएं और वो अप्लाइंस नज़र आए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो हेड गियर जो हमने पेशेंट को रेफ़र किया था, हमने वो पेशेंट से कहा था कि आपने लाजमी 15 घंटे उसको पहनना है। तो हमने उनको यही प्रेफर किया था कि आप रात को सोते हुए और जब सुबह स्कूल से वापस आएँ तो तब पहन लें। तो इस तरीके से आपका जो है ट्रीटमेंट भी अच्छा चलेगा और आपको जो है वो ईजी भी रहेगी। अगर तो पेशेंट हमारा बताया हुआ टाइम फॉलो करेगा तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अगर पेशेंट टाइम फॉलो नहीं करता तो फिर रिज़ल्ट्स नहीं आते। वो 9 मंथ के लिए हमने हेड गियर लगाया जिससे आपकी जो है बहुत अच्छे मोलर जो है वो हमने डिजिटलाइज कर दिए, पीछे हम ले गए। फिर हमने क्या किया कि हमने ब्रैकेट्स लगा के और हमने साथ ही नाइट आई की शुरू में हमने जो है 0.16 और 0.14, 0.016 और 0.014 से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हमने 0.016 लगाए नाइट आए। फिर हम स्टेनलेस स्टील की तरफ चले गए जिसमें भी हमने 0.014 और 0.016 हमने दी, जिसमें हमने दांतों को जो है हमने अंदर की तरफ जो है उनको मूव किया। उसके बाद जो है हमने जब हमारे दांत हमने देखा हेड गियर ने भी अपना काम कर लिया है, दांत भी थोड़े अंदर से हो गए हैं, तो बाकी जो पेचीदगियाँ थी उनको हमने जो है डिफरेंट वायर्स के थ्रू पावर चेन के साथ हमने गैप क्लोज किए, इलास्टिक के साथ हमने दोनों दांतों का जो रिलेशनशिप होता है उसको जो है हमने ठीक किया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पेशेंट के दांत जो हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गए। तो ये मैंने सारा केस आपको बता दिया। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट की रेगुलरिटी बहुत मैटर करती है। फिर जो चीज़ें आपने उनको दी उसने उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। नंबर 3 जो बात ये है कि हमारे पास कुछ बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स हैं जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसमें हमने पेशेंट के ओपीजीज़ भी शेयर किए हैं, रेट्रोसेप भी शेयर किए हैं, पेशेंट की बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स भी हैं, और इसके अलावा हमने कुछ उनके जो है मॉडल्स ले लिए थे
जिसमें हमने जो है ना अपनी मूवमेंट्स के लिहाज से उसको जहाँ मूव किया है वो भी हमने इस पर रिकॉर्ड कर लिए। तो इंशाल्लाह ताला ये केस जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, पेशेंट का जब हम लोगों ने ओपीजी लिया था, क्योंकि पेशेंट अभी ग्रोइंग स्टेज पे था, तो अभी तक उनके जो थर्ड मोलर हैं वो नहीं निकले थे, क्योंकि थर्ड मोलर ने फ्यूचर में आना है और जब उसको स्पेस नहीं मिलेगी तो वो आगे वाले दांतों को डिस्टर्ब करेगा। तो हमने इस स्टडी में, क्योंकि इनके जो दांत थे वो नज़र आ रहे थे कि आर्च में जगह नहीं है, तो हमने पेशेंट को यही प्रेफर किया कि जब ये निकल रहे हों तो आप इनकी एक्सट्रैक्शन करा दीजिएगा जब ये बिल्कुल फुली ग्रो हो जाएँ। तो इस केस में हमने पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट प्लान बनाया उसमें हमने मोलर की एक्सट्रैक्शन को सजेस्ट किया। बाकी ओवरऑल हमने कोई एक्सट्रैक्शन नहीं की और हमने पेशेंट के दांतों को बहुत ही अच्छी तरीके से सीधा कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई क्लास 1 का जो भी पेशेंट आपके पास कोई ऐसा जो डिफ़िकल्ट टाइप हो, तो वो भी ज़रा नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, अभी मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करूँगी जिसमें हमारे पास पेशेंट आया था, जिसमें उनका मोलर रिलेशनशिप कैनाइन रिलेशनशिप क्लास 1 में था, बिल्कुल ठीक था। लेकिन यही बात है कि एस्थेटिकली उनके जो दांत थे वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थे। आगे वाले जो उनके एंटीरियर्स थे, लोअर अपर दोनों में स्फीयर किस्म की क्राउडिंग थी और प्लस ये उनकी आर्च बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड थी। अब ये जो है मल्टीपल रीज़न की वजह से हो सकता है कि उनकी जो है मैक्सिला और मैंडिबल जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाए, कोई ऐसा फैक्टर था जो कि हमने प्रॉपर तरीके से हमने जब उनसे हिस्ट्री ली तो हमें पता चला कि वो जो है थोड़ी थंब सकिंग भी करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने फीडर भी काफ़ी अर्सा पिया, जिसकी वजह से उनकी आर्च बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रिक्ट हो गई थी और टाइमली जो है ना उनके दांत नहीं गिरते थे। तो जो दांत आए वो बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े आए, एक दांत नहीं गिरा और दूसरा दांत आ गया, जिसकी वजह से जो है वो दांत को जहाँ से जगह मिली वहाँ से वो आगे अच्छे तरीके से आर्च भी ग्रो नहीं की और दांत बहुत टेढ़े आए। तो फिर उन पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट प्लान बनाया। अब ऐसे केसेस में जहाँ पे आर्च बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड हो, आप एक्सपेंडर भी दे दें तो फ़ायदा इस लिहाज से नहीं होगा क्योंकि नीचे वाले आर्च में हम एक्सपेंडर नहीं दे सकते। नीचे वाले आर्च की जो है वो आपके जो क्लास 1 के पेशेंट है उनका मैं यही बता रही हूँ, कोई क्रॉस बाइट पीछे नहीं थी, कोई सीजर बाइट नहीं थी, तो उस केस में हम एक्सपेंडर नहीं दे सकते क्योंकि अगर ऊपर वाली आर्च ग्रो हो जाएगी तो नीचे वाली आर्च को हम ग्रो नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ही जब बच्चा बहुत छोटा होता है तभी उनके जो मैंडिबल है वो फ्यूज़ कर जाते हैं, वहाँ पर हम एक्सपेंडर नहीं दे सकते। तो फिर इस केस में हम लोगों ने दांतों को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा। फर्स्ट जो प्री मोलर्स थे ऑल फोर्स हमने उनको निकाल दिया। उसके बाद जो है हमने पेशेंट को ब्रेसेस लगाए। ब्रेसेस ने हमने जो स्टार्ट लिया वो हमने नाइट आई वायर से लिया, सबसे जो थिन वायर हमारे पास थी 0.014 से हमने स्टार्ट लिया और उसने आहिस्ता आहिस्ता दांतों को अलाइन कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता हम वायर्स को चेंज करते गए। साथ में जो है हमने पेशेंट को जो है अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा और हमने जो हमारे पास गैप्स बन गए थे उनको हमने टेडियल्स लगा के, इलास्टिक्स लगा के और हमने पावर चेन लगा के आहिस्ता आहिस्ता उनको भी क्लोज किया। इसमें क्योंकि पेशेंट की एक हैबिट थी कि वो बार बार अपने दांतों को ज़ुबान लगाता था, तो इसमें हमने इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए टर्बोज हैबिट ब्रेकर लगाए ताकि उनकी जो बार बार ज़ुबान बाहर निकालने की हैबिट थी उसको भी ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से इनको ये स्वेयर क्राउडिंग का इशू हुआ था। अब मैं आपके साथ जो है कुछ बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने पेशेंट को ओपीजी लिया, लेटेस्ट स्टेप लिया, उनकी पहले की और बाद की पिक्चर्स ऐड कर रही हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और उम्मीद करता हूँ नाजरीन को ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।